Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। मैं डॉक्टर मनोज, आपकी फिज़िक्स फैकल्टी। आज के सेशन में हम जो टॉपिक यहाँ पढ़ने वाले हैं वो है कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। लेकिन आज के इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले हम बात कर लेते हैं उस प्लेटफॉर्म की जिस पर हम ये सेशन आगे बढ़ाने वाले हैं। एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट क्लास 6 से लेकर क्लास 12th तक के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन आपको करवाता है। यहाँ पर हम आपको स्कूल एग्ज़ाम के साथ साथ IIT JEE और नीट की भी प्रिपरेशन करवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बच्चों, आज के सेशन में हम जो टॉपिक यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो है कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर आप सभी जानते हैं, सभी तरह के जो मेटल होते हैं वो कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ कि मेरे पास एक कंडक्टिंग मटेरियल है। तो ये मेरे पास एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर के ऊपर मैं कुछ चार्ज स्टोर करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इसके ऊपर चार्ज सप्लाई करता हूँ। क्यों? बच्चों, हम जानते हैं कि जैसे ही किसी बॉडी के ऊपर हम चार्ज इंसर्ट करते हैं तो इसके ऊपर दो फिजिकल क्वांटिटीज जनरेट होती हैं। एक तो इसके सराउंडिंग के ऊपर प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा यहाँ प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं अगर बात करूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो जैसे जैसे मैं इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज की वैल्यू को बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे इस पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये जो चार्ज Q है ये V के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होल्ड करता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मैं फिजिक्स में प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हटाना चाहता हूं, रिमूव करना चाहता हूं, तो मुझे यहां एक कांस्टेंट की नीड होगी। वो कांस्टेंट मैं यहां लेके चलता हूं कैपिटल C। इस कैपिटल C को ही बच्चों हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर। तो मैं यहां लिखूंगा C इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। तो अब अगर मैं यहां से इस कैपेसिटेंस को डिफाइन करता हूं तो मेरे पास यहां फॉर्मूला आता है C इक्वल टू Q/V। ये Q क्या है? ये वो अमाउंट ऑफ चार्ज है जिसे मैंने इस कंडक्टर के ऊपर अप्लाई किया और ये पोटेंशियल इस चार्ज के कारण प्रोड्यूस होने वाला पोटेंशियल है एट डिस्टेंस R। तो मैं इस फॉर्मूले को कह सकता हूं चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ दैट कंडक्टर बाय यूनिट अमाउंट। इस यूनिट अमाउंट को मैं कह सकता हूं 1 वोल्ट। तो हम यहां से कैपेसिटेंस को डिफाइन करते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ दैट कंडक्टर बाय 1 वोल्ट। मैं यहां से इसकी यूनिट भी डिफाइन कर सकता हूं। मैं अगर बात करूं इसकी SI यूनिट की तो हमें पता है बच्चों कि जो चार्ज होता है इस चार्ज की यूनिट होती है कूलाम और जो वोल्ट है या पोटेंशियल है इसको हम मेजर करते हैं वोल्ट में। तो कूलाम पर वोल्ट और इस कूलाम पर वोल्ट को ही हम कहते हैं फैराड। तो हम कैपेसिटेंस की यूनिट को कहते हैं फैराड। तो हमने यहां कैपेसिटेंस को डिफाइन किया और इस कैपेसिटेंस की मीनिंग क्या हुई कि किसी कंडक्टर में चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेबिलिटी होती है या एबिलिटी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसका कैपेसिटेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं किसी कंडक्टर के ऊपर चार्ज को स्टोर कर सकता हूं, लेकिन कितने अमाउंट में कर सकता हूं और क्या इस चार्ज को जिसको मैं इस पे स्टोर कर रहा हूं क्या इस पे कोई मीनिंगफुल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हम जनरेट कर सकते हैं। तो यहां कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हम कंडक्टर के ऊपर चार्ज को स्टोर तो कर सकते हैं लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। क्यों कम क्वांटिटी में? इसके लिए हम 2 रीज़न समझ सकते हैं। पहला रीज़न, जैसे जैसे मैं किसी कंडक्टर के ऊपर चार्ज की वैल्यू को बढ़ाता हूं वैसे वैसे उसके सराउंडिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती चली जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक पर्टिकुलर वैल्यू जिसको हम कहते हैं 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिस वैल्यू के ऊपर इस कंडक्टर के सराउंडिंग की जो एयर है वो आयनाइज्ड होना स्टार्ट हो जाती है
और जैसे जैसे ये एयर आयनाइज्ड होती है ये इस कंडक्टर के ऊपर के चार्ज को न्यूट्रल करना स्टार्ट कर देती है। तो मैं मैक्सिमम इस कंडक्टर के ऊपर कितना चार्ज स्टोर कर सकता हूं वो वैल्यू होगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड से लिमिट होगी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू होती है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। ये तो हुआ एक रीजन जो किसी कंडक्टर के ऊपर स्टोर होने वाले चार्ज की वैल्यू को लिमिट करता है। एक और ऐसा कंस्ट्रेन है जो हमें सिंपल कंडक्टिंग बॉडी के ऊपर चार्ज को स्टोर करने से रोकता है। इसको हम समझें। मैं यहां एक स्फेरिकल कंडक्टर लेता हूं, तो ये मेरे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है। मैं मान लेता हूं कि इस स्फीयर का जो रेडियस हमें दिया हुआ है वो है आपका कैपिटल R। मैं इस कंडक्टर के ऊपर Q चार्ज को स्टोर करता हूं। मैं अगर इस कंडक्टर के ऊपर Q चार्ज को स्टोर करता हूं तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि किसी कंडक्टर के अंदर क्योंकि चार्ज मोशन में होता है, फ्री होता है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, और ये जो पूरा का पूरा चार्ज है ये इस स्फीयर की सरफेस के ऊपर आके एक्यूमुलेट होगा। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो पूरा का पूरा Q चार्ज है ये इसकी सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं अब अगर इस स्फीयर के सरफेस के ऊपर एक पॉइंट चूज करता हूं P, और मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं इस पॉइंट P के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू को, तो मैं सिंपल फॉर्मूला यूज करूंगा V पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल टू 1/4πε0। लेकिन जब भी हम किसी कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस के ऊपर या सरफेस के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल की बात करते हैं तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि ये पूरा का पूरा चार्ज कहाँ रखा हुआ है, इसके सेंटर पॉइंट पे। तो अगर ये पूरा चार्ज इसके सेंटर पॉइंट पे रखा हुआ हम अज्यूम कर रहे हैं तो इस चार्ज से इस पॉइंट P की डिस्टेंस हो गई कैपिटल R। तो मैं यहां लिखूंगा Q/R। तो ये जो इक्वेशन 1 है ये मुझे बताती है इस कंडक्टिंग स्फीयर के किसी सरफेस के ऊपर, किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो अब अगर ये पोटेंशियल है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस मैं इस कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू को निकाल सकता हूं। तो मैं यहां लिखूंगा कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q/V। इक्वेशन 1 से मैं इक्वेशन 2 में इस पोटेंशियल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है Q/1/4πε0 Q/R। इस Q से Q को मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, तो मेरे पास यहां वैल्यू आती है C इक्वल टू 4πε0 इंटू R। तो बच्चों इस इक्वेशन नंबर 3 को यूज करके मैं इस स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर का कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकता हूं। लेकिन अब अगर मैं बात करूं कि मुझे 1 फैराड का कैपेसिटेंस प्रोड्यूस करना है, तो 1 फैराड के कैपेसिटेंस को प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायर्ड रेडियस क्या होगी। तो मैं इस इक्वेशन नंबर 3 को लिख सकता हूं R इक्वल टू 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाय C। हम ऑलरेडी जानते हैं 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इंटू कैपेसिटेंस हम लेके चले हैं 1 फैराड, तो मेरे पास रेडियस आ जाती है 9 × 10⁹ मीटर, या मैं इसको लिख सकता हूं 9 × 10⁶ किलोमीटर। ये रेडियस बहुत बड़ी है। मैं अगर इस रेडियस को कंपेयर करता हूं रेडियस ऑफ द अर्थ से, तो हम ये जानते हैं कि रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू होती है 6000 किलोमीटर। तो मैं अगर इसको कंपेयर करता हूं इस वैल्यू के साथ, तो बच्चों आप ये देख सकते हैं कि रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ अ मेटल स्फीयर टू स्टोर कैपेसिटी ऑफ 1 फैराड R इक्वल टू होगा 1500 टाइम्स रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये फिजिबल नहीं है कि मैं 1 फैराड के कैपेसिटेंस को प्रोड्यूस करने के लिए एक इतना बड़ा मेटल का स्फीयर ले लूं जो अर्थ की रेडियस से 1500 टाइम्स है। तो बेसिकली दो ऐसी लिमिटेशन है, एक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और दूसरा ये साइज, रेडियस ऑफ दैट कंडक्टर। इन दोनों के कारण हम केवल और केवल किसी कंडक्टर को कैपेसिटेंस के लिए यूज नहीं कर सकते, या मैं कह सकता हूं चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो आज की क्लास में
हमने डिफाइन किया कैपेसिटेंस क्या होता है, साथ में हमने ये भी डिफाइन किया कि एक सिंपल कंडक्टर के ऊपर अगर मैं चार्ज को स्टोर करने की कोशिश करता हूं तो मैं क्या प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट क्लास में हम इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे और बेसिक प्रिंसिपल पढ़ेंगे कैपेसिटर का। तो आज का सेशन हम यहीं वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।